गुड मॉर्निंग। आज अपने नया टॉपिक है दो चरों वाले रेखिक समीकरण, लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आज सबसे पहले आपका है दो चर राशियां किसको कहते हैं? चर और अचर, दो प्रकार की राशियां आपने देखी होगी, पिछली क्लास में भी खूब पढ़ा है। चर राशि किसको कहते हैं? वे राशियां जिनकी जो है वो वैल्यू या मान जो है वो क्या होता है, बदलता रहता है, वो क्या कहलाती है, जो है वो आपके चर राशियां कहलाती है। जैसे अंग्रेजी के जो भी डिजिट है, वर्ड है, वो जो है वो एक ए से लेकर के जेड तक वो सब जो है वो क्या है, चर राशियां हैं, जिनका उपयोग हम जो है वो प्रत्येक प्रश्न के अंदर अलग अलग कर सकते हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। अचर राशि कहलाती है जो गणित के डिजिट है, 1, 2 इस प्रकार से ये सारे जिनकी वैल्यू फिक्स है, 2 का मान 2 ही है, तो ये क्या कहलाएगी? अचर राशियां कहलाएगी। तो आपके जो है वो दो चर का मतलब आपको x और y, सिर्फ दो चरों के अंदर एक रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब क्या होता है? जो x और y के अंदर जो संबंध दिया हुआ होगा, उस संबंध को जब आप ग्राफीय निरूपण करोगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसे मैं ग्राफीय निरूपण करने के लिए मैं इधर अक्षों का निर्माण करता हूं, तो अब इन अक्षों के ऊपर जो है वो जो मान दे रखा होगा, उसके माध्यम से मैं x और y के अंदर यदि मैं एक ग्राफ बनाऊंगा तो एक ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी होगी? सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो सीधी रेखा प्राप्त होगी तो आपकी जो है वो कैसी एक लाइनियर इक्वेशन है। ये एक जो रेखिक समीकरण जिसका जो संबंध दे रखा होगा, वो संबंध इस रेखा को संतुष्ट करेगा। जो भी आपस में x और y में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन x और y के अंदर जो है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। अब इसमें कोई कहे कि मुझे जो है सिर्फ एक x में संबंध, नहीं, x का y के साथ में संबंध है, किसी एक का तो संबंध निकलेगा नहीं, और वो उसका न तो ज्योग्राफी निरूपण हो सकता, इसलिए जो है वो सिर्फ आप जो है वो क्या करोगे, x और y में जो संबंध निकलेगा, वो संबंध निकलने के जो इनके सभी मान होंगे, उन सभी मानों को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। अब रेखिक समीकरणें होती है जो आपके कौन कौन सी वेराइटी है, उन कितनी प्रकार की होती है, कैसे लिखते हैं। एक आपने लिखा होगा, देखा होगा, पिछले जब क्लास के अंदर अपन ने किया था बहुपद। बहुपद में भी वैसे के ऐसे है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, बच्चे उसको एक तरफ का भी मानते हैं। बहुपद और रेखिक समीकरण दोनों ही अलग है। देखो, मैं बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूं, px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये क्या है? बहुपद है। किसी एक ही चर के अंदर जो है वो घात उच्च से निम्न घातों के रूप में लिखा जाता है, ये आपका बहुपद कहलाएगा। जो ये px के बराबर है, इसको बराबर नहीं कह सकते, इसको वैल्यू को आप प्रदर्शित करने के लिए मैं px के बराबर इसको मानता हूं। इसको मैं qx के बराबर भी मान सकता हूं, इसको मैं rx के बराबर भी मान सकता हूं, इसको मैं gx के बराबर भी कुछ भी मान सकता हूं। जो ये इसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ एक ही चर दिख रहा है आपको x, और दूसरा भी एक ही चर के अंदर जो है वो उच्च घातों से निम्न घातों के क्रम के अंदर आपको लिखा जाता है, यह आपका बहुपद कहलाएगा। लेकिन जो रेखिक समीकरण होगा वो x प्लस वाई बराबर, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो कितने चर है? 2 है x और y के अंदर। अब यहां पे जो है वो x और y की दोनों की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। जैसे एक आप तुलना लेते हो, तुलना के अंदर x और y की जितनी वैल्यू जैसे जो भी आ रही है, वो इस 5 की वैल्यू भी बराबर होगी, वो क्या कहलाएगा? बराबर होगे मान, तो ये एक क्या है? बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोला जाता है। समीकरण का मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। बहुपद में दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, इसको प्रदर्शित करने के लिए px के रूप में इसको लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं है,
इसको प्रदर्शित करने के लिए मैं इसको लिखने का ये तरीका है। जबकि रेखिक समीकरण होती है वो दोनों के जो बराबर लिखी जाती है, उसके दोनों तरफ जो मान वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो है वो इक्वल होती है। ये आपका बहुपद और रेखिक समीकरण के अंदर जो है वो डिफरेंस है। अब अपन पढ़ते हैं कि रेखिक समीकरण आपके 10वीं के लेवल के अंदर कितने प्रकार की है और उनको प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या नाम देंगे, तो देखते हैं। यह आपका धरातल है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, रेखिक समीकरणों का प्रदर्शन करोगे। एक्स डैश एक्स, ये हो जाएगी वाई और ये हो जाएगी वाई डैश। ये एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के जो है वो, जिसको अपन कहें कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, वो क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। यह आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और जो है वो y के मान क्या क्या है, 0 0। अब यहां पे आपको पता है यह आपका जो है वो मान किसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6 ये मान, इधर भी 1 2 और 3 और 4 और 5, ये सारे मान माइनस के अंदर। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, ये मान माइनस। तो अपन जो है वो पीछे अपन पढ़ भी चुके हैं जो है वो, तो इसको जो है वो मैं प्रदर्शित करने के लिए आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, यह आपका दूसरा चतुर्थांश कहलाएगा और यह आपका तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा, यह आपका चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। प्रत्येक चतुर्थांश के अंदर इनके x और y के मान दोनों कैसे होंगे, दोनों ही प्लस के अंदर होंगे। इसमें x का मान आप देखोगे तो माइनस में है और y का मान किस में है, प्लस में। ये तीसरा चतुर्थांश में दोनों ही क्या है, माइनस के अंदर। और चौथा जो चतुर्थांश है, इस चौथे चतुर्थांश के अंदर जो है वो आप देखोगे x का मान प्लस का मिल रहा है और y का मान जो है वो माइनस में मिल रहा है। तो ये इनके मान है। अब इस पे अंदर आपके एक में छोटा सा जो है वो x + y बराबर, जैसे मैंने ले लिया 5, एक इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन है x - y = 1, ये इक्वेशन है। हमेशा इनमें आपको ग्राफ का निरूपण करने को बड़ा प्रश्न मिलेगा, ये तो श्योर है। और बड़ा जो प्रश्न मिलेगा वो प्रश्न में भी कैसी इक्वेशन आपके जो दे रखी होगी, वो 2 इक्वेशन दे रखी होगी। कितनी होगी, 2 इक्वेशन दे रखी होगी और दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकाल के आप जब रेखिक समीकरण बनाओगे तो 2 रेखिक समीकरण बनेगी। अब रेखिक समीकरण कैसी बनेगी, क्या क्या उनकी वैरायटी होगी, उनके आधार पर देखते हैं। तो जैसे ये रेखिक समीकरण है और रेखिक समीकरण के एक, जैसे मैंने x + y बराबर जैसे 5 मैंने ये बना ली। दूसरी x - y बराबर ये ऐसे बन गई। तो क्या हो रही है, दोनों क्या है, समानांतर। क्या है, समानांतर है दोनों ही, मतलब इन दोनों ही अक्षों के मध्य, जो रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है वो बराबर रहेगी। दूसरी बात, ये समानांतर नहीं हो तो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ये यहां नहीं होकर के और ऐसे हो जाए तो ये प्रतिच्छेदी होगी, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। अब जब समानांतर थी तब आपस में इनके कोई मान मिला नहीं, तो आपस में कोई एक वैल्यू भी इनकी जो है वो समान नहीं है, तो इनका हल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जब समानांतर रेखाएं होती है तो उनका हल नहीं होता है। दूसरी, प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही, इनके कितने अवयव समान है, देखिए आप, एक तो ऐसे जा रही है, दूसरी ये ऐसे जा रही है। इनके कितने मान समान हुए, सिर्फ एक मान समान हुआ, इसका मतलब इसका कितने हल होंगे, एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे।
और जो ये चार राशियां हैं, समीकरण हैं, जिनका हल होता है वो संगत होती है, जो जिनका हल नहीं होता है वो असंगत है। तो ये जो है वो असंगत है, ये क्या है, संगत है। तीसरी प्रकार की, जब एक दूसरे के ऐसे हैं और इसके मान और इसके भी मान दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तब वो क्या कहलाती है, ये तो आपके कहलाएगी प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी, और ये दोनों ही क्या कहलाएगी, समांतर, और ये कहलाएगी समपाती। क्या कहलाएगी, समपाती। और समपाती में क्या होता है, समपाती के अंदर एक ही रेखा के मान जब दूसरी रेखा के मान के बराबर हो, सभी अवयव बराबर होते हैं, तो वो समपाती कहलाती है। एक दूसरे के ऊपर आना जो है वो क्या कहलाती है, समपाती कहलाती है। तो ये आपकी समपाती हो गई। समपाती में अनेक हल होंगे और प्रतिच्छेदी में सिर्फ एक हल मिलेगा, इसलिए एक हल होगा। और समानांतर में कोई हल नहीं होगा, इनके आपस में कोई मान नहीं मिलेगा, इसलिए असंगत कहलाएगी, यह भी संगत कहलाएगी, और समपाती वाली वो भी क्या कहलाएगी, संगत कहलाएगी। तो एक टेबल के माध्यम से अपन समीकरण में देख करके आपको समझाते हैं कि संगत। ये आपके उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण के माध्यम से अब आपको समझाना है कि इनमें a1 बटा a2 का मान क्या, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब ये भी आपको बताना पड़ेगा कि a1 और a2 क्या है, b1 b2 क्या है। फिर गुणांकों की अनुपातों की तुलना करना, और रेखाओं की प्रकृति कैसी है, और उनका बीजगणितीय हल कितना कैसा होगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं ये जैसे दो समीकरण अपने लिए, 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहले a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 क्या होगा, a1 जो प्रथम जो समीकरण है उसका x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1। क्या है, अचर पद c1। इसका 5x का ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही समीकरण सेम कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब या तो बराबर के इक्वल, c का मान दोनों के इक्वल में हो, या फिर दोनों ये तीनों ही जो x y और अचर पदों के योग का मान जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के तुल्य होना चाहिए। जो भी हो, दोनों कंडीशन सेम होगा, तय नहीं तो फिर जो है वो चिन्ह के अंदर अंतर आ जाएगा। अब मैं a1 बट्टा a2, x का गुणांक दूसरी समीकरण में x का गुणांक मतलब 2 और 5 क्या हो जाएगा, 2 बटे 5। कितना हो जाएगा, 2 बटे 5। इसी प्रकार से b1 बट्टा b2 3 और माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 3 बटे माइनस के 2, और c1 बट्टा c2 13 बटे 4, 13 बटे 4। a1 बट्टा a2 का मान 2 बटा 5, b1 बटा b2 3 बटा माइनस 2 और 13 बटे 4 का गुणांक और अनुपातों की तुलना। गुणांक और जो है वो अनुपातों की आप तुलना करोगे, तो तुलना करने पर आप देखोगे इनके मान में क्या हो रहा है। देखिए 2 बटे 5, 3 बटे माइनस 2 और 13 बटे 4। अब यहां पे आप देखोगे प्रथम ये भी दोनों जो है वो बराबर नहीं है। अब तीसरे की बात ही छोड़ो, ये जो दोनों हैं ये भी बराबर नहीं है, तो आप तुलना करोगे तो इसमें लिख दोगे 2 बटे 5 बराबर नहीं है 3 बटे माइनस 2 के, 3 बटा माइनस 2 के गुणांकों की तुलना की। अब ये तुलना करने पर ये दोनों बराबर नहीं है। जब प्रथम के अंदर ये देखना a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तब उस रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी। प्रथम में a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो, तब वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तो ये दोनों बराबर नहीं है और रेखाओं की प्रकृति कैसी है, प्रतिच्छेदी है।
कैसी है? प्रतिच्छेद करेगी रेखा। मतलब आपका जो ग्राफ के ऊपर आप इनके रेखाओं के समीकरण की जो है वो आप ग्राफीय निरूपण करोगे, तब आपको ये दोनों रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो मैंने पूर्व में बताया था, जब प्रतिच्छेद करेगी ऐसे ये प्रतिच्छेद किया, इसके कितने मान जो है वो कॉमन है? एक मान कॉमन है, इसलिए इसका कितने हल होगा? एक हल होगा, एक हल। और आपको बताया जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत होता है। जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये अपन ने a1/a2, b1/b2, c1/c2 और इनके गुणांक अनुपातों की तुलना की। रेखाओं की प्रकृति कैसी हुई? वो प्रतिच्छेद करेगी और इनका हल कितना होगा? एक हल होगा। और जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। यह आपके एक रेखिक समीकरण से अपन ने समझा इनके। अब दूसरे रेखिक समीकरण से अपन समझते हैं। तो क्या होता है देखिए, चलिए दूसरे समीकरण क्या है आपके? 2x + 4y, 2x + 4y = 10 और ये हो जाएगी 3x + 6y = 12। ये दो समीकरण है। सबसे पहले a1/a2 का मान क्या आया? 2/3। क्या आया? 2/3। b1/b2 का मान कितना आया? 4/6। क्या आया? 4/6। इसको हल करोगे तो 2/3। तो कितना आया? 2/3। फिर c1/c2 10/12, 5 और 6 कितना आ गया? 5/6। तो यहां लिखोगे आप 5/6। ये मान लिख दिया। अब इनके गुणांकों की तुलना करो। 2/3 = 2/3। प्रथम दो बराबर है, लेकिन तीसरा 5/6 बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 = b1/b2 के बराबर है। जब ये ऐसा होता है a1/a2 = b1/b2, तब उन रेखाओं के हल की प्रकृति कैसी होगी? और रेखाएं कैसी होगी? कैसी होगी? समांतर। कैसी होगी? समांतर होगी। और जो समानांतर होती है गुणांक की प्रकृति, ये हो जाएगी आपके 2/3 बराबर 2/3 बराबर नहीं है 5/6 के। तो ये दोनों बराबर है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2, और जब ऐसा होता है तब उसके हल की प्रकृति कैसी? रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती। कैसी होती है? समानांतर होती है। और जब समांतर होती है तो उसके हल कितने होंगे? ये रेखाएं हैं और रेखाएं दोनों समानांतर होगी, तो इनके कितने हल आपस में मिलेंगे? कोई हल नहीं मिलेगा। समानांतर समानांतर। अब जैसे रेल की दो पटरी है, आप यहाँ बाड़मेर में देखोगे तो भी वही आपको नजर आएगी, और दिल्ली में जाकर के देखोगे तो उनका माप बराबर होगा। बीच की जो दूरी है वो बराबर रहती है। और जब भी कभी दूरी में अंतर आता है तब दूसरे दिन अखबार में आ जाता है। तो ये जबकि दोनों की दूरियां क्या रहेगी? समानांतर रहेगी। और जब समानांतर रहती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होगा। उनके आपस मिलेगी नहीं तो हल कहां से होगा? कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। सिर्फ यही एक कंडीशन है समानांतर में, जिसका कोई असंगत होगी हमेशा, जिसका कोई हल नहीं होगा। बाकी दूसरी जो दोनों कंडीशन है उसमें हल होगा और वो संगत होगी। चलिए देखते हैं। ये आपके जो है वो
इनका अपन a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालने पर a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर आया और c1/c2 बराबर नहीं है। और रेखाओं की प्रकृति कैसी, समांतर, और कोई हल नहीं होगा और वो असंगत होगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए दूसरी आपके पास समीकरण क्या दे रही है, 4x प्लस 6y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 18 और 2x प्लस 3y बराबर 9। ये दो आपके पास क्या है, जो है वो रेखिक समीकरण है। अब इन रेखिक समीकरणों की आपकी हल की प्रकृति ज्ञात करने की हल कैसे होंगे, देखो मैं निकालता हूं पहले 4/2, ये हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 18/9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 एकम 9 दूनी 18, मतलब 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। ये तीनों ही बराबर है, और जब तीनों ही बराबर का मैंने कहा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों ही मान जो है वो गुणांक बराबर हो तब वो होती है संपाती। कैसी होती है, संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोपित हो जाना पूरा का पूरा। जैसे आपकी कॉपी के पूरे पेज है, उस पेज में से एक पेज के ऊपर दूसरा पेज किस प्रकार से हो रहा है, पूरा का पूरा जो है वो वही जो है उसको ढक लेता है पूरी तरह से, वो क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। और जब संपाती होगी तब उसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे उसके। और जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत। जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन a1/a2 का मान क्या आया, 4/6, 4/2 बराबर 2/1। दूसरा क्या आया 6/3 बराबर 2/1 और 18/19 बराबर 2/1। सब 2/1 2/1 2/1 आ रहा है, 2/1 2/1 2/1, और ये सारे मान बराबर हो रहे हैं, 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। और जब सभी बराबर होते हैं मतलब a1/a2 b1/b2 और c1 सभी बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो कैसा हल होता है, रेखा की प्रकृति होगी संपाती। कैसी होगी, संपाती। और जब संपाती होती है तो उसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। और जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो ये अपन देखा कि दोनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सबके मान बराबर है, और जो बराबर होता है तो वो संपाती होती है, और संपाती होती है तो उसके अनेक हल होते हैं। यह आपका छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हल की प्रकृति कैसी होगी, संगत है या असंगत है, और जो है वो आप निकाल के बताइए। और बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे कि संगत है या नहीं है। तो ये सिर्फ यही इतना ही पूछ लिया कि आपको संगत है या असंगत है, ये सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। हल की निकाल के आप गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी, तुलना करने के बाद उसकी हल की रेखाओं की प्रकृति बताओगे, और जब रेखाओं की प्रकृति बताओगे तो उसके आधार पे उसको संगत असंगत आप बता सकते हो। तो ये आपकी टेबल के माध्यम से जो है मैंने आपको जो है वो पूरे के पूरे ये जो क्वेश्चन थे, जिसमें से समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल की प्रकृति और उनके संगत है या असंगत है, इनके बारे में आपने खूब जो है वो अच्छी तरह अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट अपन जो है वो चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, समझ में इजी वे में आ जाएगा। चलिए
चलिए प्रश्नावली चार पॉइंट एक, पहला क्वेश्चन देखिए आप, अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर। क्या दे रखा है? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण संगत है या असंगत है। संगत या असंगत आपको ज्ञात करना है, संगत या असंगत आपको ज्ञात करना है। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2 और 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। ये अब ये दो समीकरण हैं, इन दो समीकरणों में आपको इनको तुलना करनी है। तुलना करके संगत या असंगत की पहचान। मैंने आपको बताया संगत या असंगत बताना है तो उससे आप तुलना करनी पड़ेगी, रेखाओं की प्रकृति बतानी पड़ेगी और प्रकृति बताने के बाद में आप इसको जो है वो संगत असंगत बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे A1 बटा A2 बराबर 2/4, B1 बटा B2 बराबर हो जाएगा -3 बटे -6। इसको हल करोगे तो 1/2, इसको भी हल करोगे तो 1/2 और दूसरा है C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा आपके 8/9। कितना हो जाएगा? 8/9। अब आपको इसमें बताना है कि A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर इनके मान है, सीधे मान रख दो पहले 1/2, 1/2 के बाद B1 बटा B2 का मान भी 1/2 और इसका मान आया आपके 8/9। अब इसमें देखो ये दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ये होता है। तो क्या होता है? समांतर। क्या होता है? समांतर होगा। ये दोनों बराबर होंगे तो वो समांतर होगा। अब जब समानांतर होता है तो उसके कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं, उसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगी? असंगत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असंगत। इन तीनों ही प्रश्नों का आपको जवाब देना है। असंगत पूछे तो समांतर होगी, समांतर होगी तो वो उसके कोई हल नहीं होगा और कोई हल नहीं होता तो वो क्या होगा? असंगत होगा। चलिए नेक्स्ट, A1 बटा A2 बराबर 3/4/3 बराबर 3/1 गुणा 3/4 बराबर 9/4। दूसरा है B1 बटा B2 बराबर आ जाएगा -1/2 और C1 बटा C2 बराबर आ जाएगी आपके 2/8 बराबर 1/4। अब देखो पहला मान आया आपके 9/4, दूसरा -1/2 और तीसरा 1/4। तो इसको आप लिखोगे पहला मान 9/4, दूसरा -1/2 और तीसरा आ जाएगा 1/4। अब आप सोचिए ये जब दोनों बराबर, कोई आपको बराबर नहीं दिख रहा है तो इसको काट दीजिए, बराबर नहीं है, इसको भी काटिए, ये बराबर भी नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों जब बराबर, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के नहीं है, तब क्या होगा? देखिए वह प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी?
प्रतिच्छेदी होगी। और जब प्रतिच्छेदी होती है तो उसके कितने हल होते हैं? एक हल होता है। और जब एक हल होता है तो वो क्या कहलाती है? संगत कहलाती है। क्या कहलाती है? संगत कहलाती है। तो आपके संगत होगी तो वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी तो उसका एक हल होगा, और एक हल होगा तो वो क्या कहलाएगी? संगत कहलाएगी। इस प्रकार से आप रेखाओं की जो दोनों इक्वेशन समीकरण दे रखी है उन समीकरणों के हल की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि वो कैसी होगी, कितने हल होंगे और संगत होगी या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 4y बराबर 5। दो एक्स माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 4y बराबर 4x माइनस 4y बराबर 4x माइनस 4y बराबर 5। ये दो समीकरण है आपके पास। अब इनकी हल की प्रकृति ज्ञात करोगे। a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2। फिर b1 बटा b2 बराबर माइनस के 2 बटे माइनस के 4 बराबर 1 बटा 2। फिर c1 बटा c2 बराबर हो जाएगी आपके 2 बटे 5। a1 बटा a2 का मान भी आया, b1 बटा b2 का मान भी आया, c1 बटा c2 का मान भी आया। तो आप लिखोगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए आप इनको आप पहले लिखोगे, पहले इसको लिख दो। 1 बटा 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 5। अब देखिए कौन कौन से मान बराबर हो रहे हैं। ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो कैसी होगी, वो किस प्रकार की रेखा की प्रकृति कैसी होगी? रेखा की प्रकृति जो है वो समांतर कैसी होगी? और समांतर। और जब समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं, और जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, वो क्या होती है? असंगत होती है। वो क्या होती है? असंगत होती है। तो यह आपके इतने सारे मैंने क्वेश्चन किए, उसके आधार पे आप संगत और असंगत का पहचान और समानांतर है रेखा की प्रकृति कैसी है इसके बारे में आप अध्ययन जो है वो आसानी से कर लोगे। ऐसा एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाकी वाले क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपके ऊपर छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कैसे करना है? आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। ग्राफीय विधि से हल करना 100%, जिसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको हल आप कैसे करोगे, मैं आपको छोटा प्रश्न कराऊंगा जिसमें से आप जो है वो किस प्रकार से आप हल करोगे, उसका कैसे ग्राफ बनाओगे, ये सब कुछ जो है वो आसानी से। चलिए, निम्नरेखिक समीकरणों ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला आपके है x प्लस वाई इजकल टू 3, x प्लस वाई इजकल टू 3। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 4। इसका आपको क्या करना है?
ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले आप जो है वो एक समीकरण को हल करोगे। सिर्फ पहले मैं ये इसको ले लेता हूं x + y = 3। तो इसको हल कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहला आपका काम रहेगा x या y का किसी एक का पक्षांतर करना। x या y में से किसी एक पद का पक्षांतर करना। अब आपको कौन सा ठीक लगे पक्षांतर करने में, जैसे माइनस का कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको, कोई ऐसा नियम नहीं है, बट आपको सावधानी ऐसी रखनी है ताकि क्या है कि मान में गलती त्रुटि नहीं है। तो x + y यहां पे है तो x और y दोनों एक जैसे हैं, आप किसी को पक्षांतर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों ही एक जैसी वैल्यू निकलेंगी। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो 3x - 2y = 4। तो यहां दूसरे के अंदर आप किसका पक्षांतर करोगे ठीक रहेगा, मैं इसमें आपके पार्टीशन कर देता हूं। ये मैंने यहां 3x - 2y = 4। अब यहां पे आप किसका पक्षांतर करोगे ठीक रहेगा, यहां में माइनस की संख्या ये है, इस माइनस वाली को ना जो है वो पक्षांतर कर दूं ताकि ये प्लस में बन जाएगी और आपकी यह माइनस वाला जो है वो मामला भी सेट हो जाएगा। नहीं तो यदि मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस में होगा, फिर इस माइनस का इन सभी से गुणा करना पड़ेगा। तो इस गुणा करने के अंदर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उस स्टेप को बढ़ते हुए आप कोई मिस्टेक कर सकते हो, वहां पर संभावना है। यदि आपने कर दी तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो उल्टा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका पक्षांतर कर दूं, x = 3 - y। अब ये आपको यहां पे x का गुणांक एकांक रखना है, ये आपको पक्षांतर पहले करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, कितना ही उनको कहा जाए तो y की जगह वैल्यू कर रखते हैं। जैसे मैंने यहां पे रखा x + y = 3, तो मैं y = 1 रख दूं तो x + 1 = 3, फिर x = 3 - 1 तो x = 2, ये मैंने कर दिया। अब जितनी बार मैं वैल्यू रखूंगा उतनी बार मुझे पक्षांतर करना पड़ेगा। और जल्दबाजी में 3 मान के अंदर एक मान तो अपन गलत बिठाई देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ प्लस की जगह अपन चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो वो अपना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पक्षांतर करने का काम पहले कीजिए ताकि गलती की संभावना जो है वो इसमें जो है वो बहुत कम रहेगी। अब मैंने पक्षांतर कर दिया। अब पक्षांतर करने के बाद में आप क्या करोगे, इनके ऊपर नंबर लगाओगे कि आप कितनी वैल्यू कितनी निकालनी। तो मैं आपको बताऊं कितने मान निकालें कि आपका ग्राफ एकदम बिना गलती के बन जाए। तो मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, आपको मान रखने हैं टोटल, जरूरत आपको 3 मानों की। कितने की है, ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफीय निरूपण के लिए सिर्फ आपको 3 मान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको 3 के लिए मना करूंगा, आपको कहूंगा 4 मान निकालिए। एक मान निकालने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपके हाथों हाथ निकल भी जाएगा। दूसरी बात, यदि कहीं गलती की संभावना मान लो हो तो वो गलती की संभावना नहीं होगी। देखिए मैं आपको 2 और 3 के अंदर ये आपको जो है वो पहले क्लियर कर देता हूं कि 2 मान निकालते हैं तो 3 मान की गलती कहां होगी। देखिए अब एक विद्यार्थी जो 3 मान ही निकालता है, अब 3 मान निकालता तो उसके एक मान यहां पे आया, एक मान यहां पे आया, एक मान यहां पे आया। अब वो 3 मानों से अब ये एक मान उसके गलत है। अब गलत कौन सा है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। अब इस रेखा को वो ऐसे मिलाए, ऐसे मिलाए, ऐसे मिलाए, किस प्रकार से मिलाएगा। और एक विद्यार्थी इसी को ऐसे करता है, वो 4 मान निकालता है। कितने मान निकालता है, 4 मान निकाल। इसी में से यदि आप ऐसे करोगे तो एक ग्राफ ऐसे बन सकता है, एक ग्राफ ऐसे बन सकता है और एक ग्राफ ऐसे बन सकता है। ये इसकी संभावना है, ये 3 इसकी ग्राफ रेखिक समीकरण जो है वो बन सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है जो इसके कितने मान निकालता है, वो 4 मान निकालता है। तो उसने एक मान तो यहां निकाला, दूसरा मान यहां निकाला और तीसरा मान उसने जो है वो यहां निकाला और चौथा मान यहां निकाला। अब उसके 4 मान, हालांकि यदि उसके गलती नहीं होती, तीनों ही वैल्यू यदि सही आती तब तो ये ग्राफ उसका सही बैठ जाता। लेकिन चौथा निकालने से क्या हुआ
कि उसने यदि 3 वाले ने, और ये चौथा यार नहीं, ये भी इसने क्या कर दी, गलती कर दी, इसने भी यही नहीं यहां निकाला। एक मान कि ये दोनों ने गलती की है और दोनों ने वो वहां लेके, वो ये भी यहां ले गया, लेकिन यहां पर जो देखो इसने 3 निकाले थे, 3 से उसको आइडिया हो गया कि ये रेखा तो सिर्फ यहीं जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये गलती पकड़ में आ गई। जबकि जिसने 3 मान निकाला था वो रेखा या तो वो मिलाएगा या ये मिलाए कि नहीं मिलाए, और 3 मानों से आपकी पुष्टि हो गई कि आपकी जो रेखिक समीकरण है वो ग्राफ जो है वो इस दृष्टि के अनुरूप जो है वो ग्राफी निरूपण हो रहा है। ये आपका ग्राफी निरूपण सही है, करेक्ट है, लेकिन जिसने 3 मान निकाला था उसको गलती पकड़ में नहीं आई। और चौथे नंबर ने हालांकि 300 सही निकाल, चौथे में गलती कर दी, लेकिन उस गलती से उसको पकड़ में आ गया कि ये 3 मान सही है, चौथे मान के अंदर गलती है। अब जो गलती है उसको या तो रब कर दे अपनी कॉपी में से, या फिर उसको वापस जाकर के रीचेक किया जाए कि मुझे गलती कहाँ हुई है। गलती यही होती या तो जुड़ रहा है या घट रहा है, जहां घटाना था वहां जुड़ दिया या फिर जहां जोड़ना था वहां घटा दिया। गलती की संभावना कहाँ है, सिर्फ प्लस माइनस में ही होती है, और कहीं है नहीं इसमें। तो ये 2 और 3 और 4 की वैल्यू में मैंने आपको बताया कि डिफरेंस आप 4 निकालोगे तो ठीक रहेगा या फिर 3 निकालोगे तो ठीक रहेगा, और जिसके एकदम मान करेक्ट होते हैं वो 3 निकाले तो भी उसके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि एक मान गलत हो जाता है तो चौथा निकालना जरूरी है। चलिए मैं आपको, अब इसमें आप क्या करोगे, इतना करके आप नंबर 1 लगाओगे। नंबर 1 लगाया आपने, नंबर 1 में आप क्या रखोगे। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं कि y x की जगह रख दो, माना x बराबर 0 रखने पर, नहीं, x बराबर 0 नहीं रखना है आपको, फिर वही उलझन में फंस जाओगे। आपको किसके बराबर रखना है, y बराबर, y बराबर आपको क्या रखना है, 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 3 माइनस 0, तो x बराबर 3, ये आपके आंसर आ गया। इधर एक टेबल का निर्माण कर दीजिए। x y 1 2 3 और 4, ये टेबल आप पहले बना दीजिए। अब मैंने y बराबर कितना रखा था, y बराबर मैंने 0 रखा था, तो x का मान कितना आया, 3 आया। अब नंबर 2 लगाइए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना, आपको स्टेप वाइज करना, प्रत्येक स्टेप के अलग नंबर है। y बराबर मैं कितना रख दूं, 1 रखने पर, y बराबर 1 रखूंगा तो x बराबर 3 माइनस 1, x बराबर 3 माइनस 1 गया पीछे 2, तो y बराबर कितना रखा, 1 रखा, तो x बराबर कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार से नंबर 3 मैंने y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 3 माइनस 2 1, y बराबर कितना रखा, 2 रखा, तो x बराबर कितना आया, 1 आया। फिर चौथा मान y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपकी टेबल बन गई, और टेबल बनने तक जो है वो आपके कोई इस प्रकार से आप करोगे तो संभावना, गलती की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। चलिए नेक्स्ट, दूसरे के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, 3x बराबर 4 प्लस 2y। पक्षांतरण किसका करना, या तो माइनस वाली राशि हो उसका करना, माइनस में नहीं हो मान लो तो फिर आप किसी भी संख्या का कर सकते हो, लेकिन विभाजन के अंदर सब विषम संख्या नहीं हो तो ठीक रहेगा। x बराबर 4 प्लस 2y बटा 3, ये आपको पहले हल करना है, उसके बाद में मान रखना है। x बराबर 4 प्लस 2y, नंबर 1 लगाया। अब यहाँ पे y बराबर माने या x बराबर, y बराबर, क्यों इधर क्या है, x को तो आप एकांक मान चुके हो, उसको मानने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे y बराबर रखोगे, y बराबर 0 रखने पर सीधा 0 की इच्छा हो रही है। थोड़ा बहुत आपको देखना लेना चाहिए
क्या जीरो रखने से या आपका नीचे विभाजन प्रक्रिया जब होती है तब आपको मान भी बड़े सोच समझ के रखने पड़ते हैं। मान ऐसे रखने पड़ते हैं जो रखने पर यहाँ 3 से विभाजित हो। मैंने जीरो रखा, 4 इंटू जीरो इंटू जो 2 किया, जीरो आया, 4/3 आया। और 4/3 आपको मान नहीं लेना है भिन्न के रूप में। आप जब ग्राफीय निरूपण करोगे तो ग्राफीय निरूपण के अंदर जो है उसको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको माइनस वाले जो है वो पॉइंट के अंदर जो दशमलव संख्याओं में जो मान आते हैं, भिन्न के रूप में मान आते हैं, उनको नहीं लेने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको पूर्ण मान लेने। अब यहां मैंने जीरो रख दिया, लेकिन जीरो रखने पर मेरा काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहां पे क्या रखता हूं, एक रखता हूं। तो 2 इंटू 1 क्या हुआ, 2, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है, अपना काम हो रहा है। चलिए मैं कितना रखता हूं, 1 रखता हूं। तो 1 रखने पर हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 1/3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 बटा जो है वो 3, ये हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3 दूनी 6 बराबर 2। तो x बराबर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। y बराबर जब अपन ने 1 रखा तो x बराबर कितना आया, यहां पे आप टेबल बना दीजिए। एक्स वाई, मैंने कितना रखा था, y का मान 1 रखा, तो x का मान कितना आया, 2 आया। अब दूसरा मान रखिए, नंबर 2, नंबर लगाओगे और y बराबर रखने पर अब क्या रखें, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। अब मैंने 1 रखा तो 1 के बाद 2 रखने की जरूरत नहीं है, 2 रखने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे 3, विभाजन संख्या किससे हो रही है, 3 से हो रही है। तो इसका मतलब 1 जब रखा है तो 3 आगे, 100% 3 आगे। अब जैसे आपने 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बार गया, अब 7 में तो भाग जाएगा नहीं, 3 आगे जोड़ोगे तो 6 और 3 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, फिर 9 और 3 12 होते हैं, 12 में 3 जाता है 4 बार। ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, 3 3 जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं उतनी संख्या आगे बढ़ाते रहो। अब मैं यहाँ 3 से विभाजित कर रहा हूं तो इसका मतलब 3 आगे बढ़ती रहेगी। तब 3 आगे बढ़ती रहेगी तो अपन ने 1 किया था पहले, 1 और 3 आगे बढ़ाएंगे कितना रखेंगे, 4। तो मैं यहाँ पे सीधा बिना परीक्षण के 4 रख देता हूं। देखने रखने पर क्या अपना सार्थक होता है या नहीं होता है, देखते। चलिए आपका x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 4/3, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 8/3, तो x बराबर 12/3 बराबर 4। x बराबर कितना आया, 4 आया। y बराबर अपन ने 4 रखा तो x बराबर कितना आया, 4 है। तो ये आपकी एक थोड़ी सोच रखोगे कि नीचे 3 है तो 3 संख्या आगे जोड़ते जाइए, 4 है तो 4 आगे जोड़ते जाइए, 5 है तो 5, 10 है तो 10, इस प्रकार से तभी आएगा। बीच वाले, अब यहां मान लो 17 होते तो आप किसी संख्या से विभाजित करते मान लो, तो उसके बाद में 17 संख्याएं आप कब कब रख करके उनका टेस्टिंग करोगे। सीधा हिसाब है, 17 है तो 17 आगे जोड़ दो, वही संख्या से विभाजित होगा। तो 4, उसके बाद में नंबर 3, अब किससे विभाजित क्या रखेंगे, तो आप रखोगे y बराबर रखने पर। अब y बराबर क्या रखोगे, मैंने यह 4 रखा, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो कितना हुआ 7, तो 7 रख दो बिना कुछ सोचे, आपका आंसर करेक्ट होगा। y बराबर 7 रखने पर आपके हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 7/3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 हो जाएगा आपके 4 प्लस 14/3, 14 और 4 18, 18/3 बराबर 6,
x बराबर कितना आया 6 आया। y बराबर कितना रखा, y बराबर 7 रखा तो x बराबर कितना आया 6 आया, x बराबर 6 आया। ये आपके दोनों ही टेबल बन गई और टेबल भी आप यदि ऐसे ध्यान रखोगे तो बहुत ही जल्द बनेगी और बिना गलती के बनेगी। अब यहां पे जब आपने पक्षांतरण किया था, इसको पक्षांतरण करने के बाद में 1 मिनट तक 20 सेकंड इसके ऊपर थोड़ा मनन करके इसको 4 बार देख ले, क्योंकि ये आपने यदि गलत कर दिया तो एक आप आधा घंटा 45 मिनट इसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे और फिर प्रश्न जाकर के पूरा का पूरा रॉन्ग होता जाएगा और आपको गलती भी पकड़ में नहीं आएगी और पूरा ग्राफ बन जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे, हाँ बिल्कुल हमने जो है एकदम करेक्ट आंसर करके आ गए। लेकिन जबकि यहां आपने पक्षांतरण किया था तो यहां 3x बराबर 4 और प्लस 2y था, उसकी जगह आपने माइनस 2y कर दिया तो समझ लेना पूरा का पूरा जो ग्राफ जो है वो जो ऐसे बढ़ रहा था वो वापस ऐसे हो जाएगा, तो उसकी दिशा ही चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको जो आपकी गलती की सबसे ज्यादा जो संभावित क्षेत्र है वो ये है, गलती का सबसे ज्यादा संभावित जो क्षेत्र है वो ये है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। जो पक्षांतरण करते हो तो पक्षांतरण करने वाला जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखोगे। तो आपके ये दोनों टेबल हो गई। अब टेबल के निर्माण के बाद में अपन जो है वो इसका ग्राफ ही निरूपण करते हैं। तीन 2 1 और 0 0 1 2 3 3 2 1 0 और y बराबर 0 1 2 और 3। चलिए इसका आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये y डैश, ये x और x डैश, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये मान सार माइनस में होंगे, ये भी मान माइनस में होंगे, ये दोनों मान प्लस में होंगे। अब आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं सबसे पहला 1 नंबर जो आपकी ग्राफ है ये है और 2 नंबर आपकी ग्राफ ये है। अब सबसे पहले आप ग्राफ के ऊपर इनको अक्षों को बना दोगे, उसके ऊपर पैमाना लिख दोगे और पैमाना लिखने के बाद में अब आप जाओगे आपकी टेबल के अंदर आपके मान कैसे हैं उसके आधार पे इनका पैमाना वगैरह लिखना। तो चलिए x का मान प्रथम जो है आप देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1, ये मान यहां होगा, ये मान यहां पे होगा। x बराबर आपके 2
और y बराबर 1, ये मान आपके ये होगा। इस यहाँ पे आप x और y की वैल्यू आप लिख दोगे 2 और 1, ऐसे ब्रैकेट के अंदर 2 और 1 लिख दोगे। x के निर्देशांक 2, y का निर्देशांक 1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए x बराबर 4, x का निर्देशांक 4 और y का भी 4, y का भी 4, ये आपके मान यहां पे आएगा। ये मान यहां पे आएगा। इसको देखोगे, अनुमान है, यहां पे गलती मिस्टेक हो सकती है। यहां पे देखो, ये आगे इस कितना है 4 और 4, तो आप लिखोगे 4 और 4। उसके बाद में 6 और 7, x का निर्देशांक कितना है, x का निर्देशांक 6 है और इधर y का आपके हो जाएगा ये 6 और ये 7। छह और 7। चलिए कितना है, x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 7। x बराबर आपकी 6 ये आ गया और y बराबर 7 देख लीजिए कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो निर्देशांक क्या हुआ, x बराबर 6 और y बराबर 7। ये 3 वैल्यू, 1, 2 और 3 वैल्यू निकाल दी अपन ने। तो तीनों को आप एक सीधी रेखा द्वारा मिलाओगे, ये आपकी सीधी रेखा बन गई। क्या बन गई, सीधी रेखा। ये आपकी सीधी रेखा बन गई। बिंदु छोटा सा बना के ऊपर गोला कर दोगे, बस लिखने के ये पॉइंट बनाया, उसके ऊपर जो है वो आप ऐसे गोला कर दोगे, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। ये आपकी एक जो है वो रेखिक समीकरण होगी। नेक्स्ट दूसरी देखिए, x बराबर 3 y 0, x बराबर 3 यहाँ पे और y 0 है, तो बिंदु कहां पे होगा, यहीं पे होगा। तो इसके निर्देशांक क्या है, 3 और 0, 3 और 0। दूसरी x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन के लिए आप क्या करोगे, ये दोनों के। उसके बाद में x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, यहां पे आएगा मान। x बराबर कितना आ रहा है, 1 और y बराबर 2। उसके बाद में x बराबर 0 और y बराबर 3, वो 0 और y बराबर 3 लिया जाए। x बराबर 0 और y बराबर 3, ये आपके ऐसे ग्राफ बनेगा। ये आपके ऐसे सीधी रेखा चलेगी। ये ऐसे सीधी रेखा जाएगी। अब इस सीधी रेखा के ऊपर जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु ये कहलाएगा आपका, जो निर्देशांक 2 और 1 है, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। अब इस रेखाओं की जो प्रकृति है वो प्रकृति लिखेंगे अपन कि इनके ये जो आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ के आधार पे आपको क्या जो है वो मालूम हुआ कि ये जो है वो रेखिक जो ग्राफी विधि द्वारा निरूपण किया, इसके क्या हल प्राप्त हुए और जो है वो कौन कौन से x के वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई और कितने हल हुए,
उसकी जो है वो प्रकृति कैसी है उन रैखिक समीकरणों की, ये सब अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको देखने से आपको प्रतिच्छेद प्राप्त हुआ। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई। प्रथम कंडीशन के अंदर कैसी रेखाएं प्राप्त हुई? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त। आज जब प्रतिच्छेदी हुई तो इसका दूसरा एक हल प्राप्त हुआ। एक हल प्राप्त हुआ जो क्या है? 2 और 1। एक हल प्राप्त हुआ जो क्या है? 2 और 1, मतलब x का निर्देशांक 2 है और y का निर्देशांक 1 है, 2 और 1। और तीसरी कंडीशन अपने को यह प्राप्त हुई कि प्रतिच्छेदी होती है तो एक हल होता है और हल होता है तो वो क्या होती है? संगत होती है। ये दोनों ही जो है ग्राफीय निरूपण से दोनों ही क्या है? संगत है। पहले प्रतिच्छेदी प्राप्त हुई, प्रतिच्छेदी के बाद में एक हल प्राप्त हुआ और एक हल इसका जो 2 और 1 आया और इसका संगत है, ये जो है वो इसका हल प्राप्त हुआ जिसका वो क्या होती है? संगत होती। तो ये ग्राफीय निरूपण द्वारा बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, या तो सीधी सीधी आपको रैखिक समीकरण दे रखी है या फिर रैखिक समीकरणों को एक भाषा के माध्यम से आपको बताया जाता है और उसके माध्यम से आप जो रैखिक लीजिए आपको पता चल जाएगा। और जो है वो एग्जाम नजदीक है, एग्जाम नजदीक होने के कारण जो है वो हर क्वेश्चन को भी नहीं आप अपने हाथ से कर पाओगे, तो आप व्यवस्थित ढंग से इस एक क्वेश्चन को देख लेना, उससे आपको करने का मेथड मालूम चल जाएगा। और उसके बाद में जो है वो इसमें पैमाना जरूर लिखना हो। सॉरी मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूं पैमाना। पैमाना आपको अनिवार्य रूप से लिखना है कि आप x अक्ष बराबर क्या मान रहे हो, y अक्ष बराबर क्या मान रहे हो। तो आप यहां लिख दो x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष में आपने क्या पैमाना लिया? y अक्ष में। अब सब में x और y दोनों में अपन कॉमन ही चल रहे हैं, तो आप लिखोगे एक बड़ा कॉलम बराबर एक इकाई। क्या मान ले रहे? एक इकाई। इसमें भी एक बड़ा कॉलम बराबर एक इकाई। ये आप अनिवार्य रूप से लिखोगे, नहीं तो इसके पैमाने के आपको अंक काट दिए जाएंगे। पैमाना लिखना अनिवार्य है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी राशियां होती है, वो भी आपकी कॉपी के अंदर ग्राफ के ऊपर आप बना सकते हैं। छोटी राशियां होती है वो भी बना सकते हैं। तो पैमाने के माध्यम से ही सब कुछ ये संभव है कि आप पैमाना लिखोगे कि इसके बराबर अपन ने क्या मान के किया, वो पैमाना से ही करेक्ट होता है। तो पैमाना लिखना न भूलिए, आप पैमाना अनिवार्य रूप से लिखिएगा ताकि आपका जो है वो एक या आधा नंबर नहीं कटे वो पैमाने का। विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी जो है वो बेस्ट ऑफ लक। आप कल जो है वो आपकी जो है SST का एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कीजिए और मेरी जो है वो दुआएं आपके साथ है। थैंक यू।